हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। लास्ट दो वीडियो हमने उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो कि आने वाली है, 745 लगभग वैकेंसीज हैं, उनके बारे में बनाई थी। पहले मैं इन्फॉर्म किया था और दूसरे में बताया था कि जो प्रतियोगी छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये सीधी भर्ती ना हो सके और इसमें चयन परीक्षा के माध्यम से लिया जाए। तो दो वीडियो हमने बनाई थी, आपके कुछ कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस हमें नजर आए तो हमने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि हम उनका उत्तर आपको दे सकें विस्तृत पूरी तरह से, क्योंकि टाइप उतना हो नहीं पाता है, तो विस्तृत जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें, इसलिए ये वीडियो लेकर आए। तो अगर आपने कमेंट किया है या नहीं भी किया है, आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो बने रहिएगा साथ में। पहला क्वेश्चन है, एमपी में भी इंटरव्यू समाप्त होना चाहिए। ये एमपी से रहे होंगे, शंकर जी नाम है इनका, कि एमपी में भी इंटरव्यू समाप्त होना चाहिए। जी हाँ, ये सही बात है। जहां भी केवल इंटरव्यू प्रथा है, ये ट्रेडिशन अब खत्म होना चाहिए। पहले एग्जाम हो, एक सर्टेन मार्क्स उसके हों, फिर इंटरव्यू हो, दोनों की वेटेज जोड़कर ही सिलेक्शन होना चाहिए पूरा। या फिर दो एग्जाम ले लीजिएगा, जैसे डीएसएस भी करवाता है, टायर 1 टायर 2, वैसे ही आप इसमें भी ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। ये भी सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ना तो सिलेबस तो खैर कोई चेंज है ही नहीं, वही यूपीएचईएससी वाला है लगभग सिलेबस, और पैटर्न भी बदलने की कोई खास उम्मीद है नहीं। प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं कि सीधे भर्ती ना हो, लेकिन हमें उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि सरकार उस तरह से बात जेन्युइन हो या ना हो, वो दूसरों की बात सुनती नहीं है और सीधे सीधे अपने ही ट्रैक पे वो चलती चली जा रही। तो ये तो सामने आ रहा है। चाहे आप लोग कह सकते हैं कि हम विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन हम फैक्ट की बात करें तो हम विरोध में नहीं बोल रहे, हम फैक्ट पर बात कर रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है। चाहे बात गलत हो चाहे सही हो, वो अपने ट्रैक पर आगे मूव कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सर, यूपीएचईएससी का एग्जाम कब तक होगा? और इसमें 6 रिप्लाईज भी और आए हैं, हमने नहीं किया। रवि जी का ये क्वेश्चन है, सर यूपीएचईएससी का एग्जाम कब तक होगा? ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएचईएससी आयोग को भंग करके अब नए आयोग का गठन किया जा रहा है, उसमें देरी हो रही है। नए आयोग के गठन के ऊपर हम इसके बाद की वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि क्यों नया आयोग बनाया ही गया है, इसके पीछे का सही मकसद क्या है और क्यों डिले हो रहा है, और एग्जाम कब तक होगा। इस साल बहुत कम उम्मीद है, होना चाहिए था, इलेक्शन की वजह से हमें लगता है कि हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है उसके रवैये को देखते हुए उम्मीद कम है। लेकिन इलेक्शन है चूंकि, तो एग्जाम तो इन्हें पहले करवाना ही पड़ेगा। बल्कि सारे वैकेंसीज भी निकालनी पड़ेंगी और एग्जाम भी करवाना पड़ेगा। इलेक्शन ईयर है, ये समझिएगा, चुनाव का साल है। चलिए इन 6 जो रिप्लाईज हैं इन पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये किस किस के हैं ये क्लियर होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए लोग क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं। चलिए शुरुआत से, ये रवि जी का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। सर यूपीएचई के एससी का एग्जाम कब तक होगा? इस पर रिप्लाई किया है अभिनव सिंह ने, रिप्लाई किया है जब ये सरकार जाएगी। इन्होंने कहा है जब ये सरकार जाएगी तो ही एग्जाम होगा। तो अभिनव जी, ऐसा नहीं है, ये एग्जाम पहले ही हो जाना चाहिए। खैर जाने के बाद क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन एग्जाम पहले हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। आगे है अलका ओझा, ये लिखती हैं अभिनव सिंह को रिप्लाई किया है, ये भी सही है ब्रो, साल भर से एग्जाम का फॉर्म फिल करके बैठे हैं और ये लोग सो रहे हैं। अलका जी बिल्कुल सही बात है, सो ही रहे हैं। सो क्या रहे हैं, अब तो उम्मीद है जब यूपीएचईएससी खत्म करके नए आयोग का गठन है तो इंतजार कीजिए गठन कब तक पूरा होता है, कब तक वो वर्क करना स्टार्ट करता है, फिर कब डाटा मंगाता है, तो एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को देखते हुए हमें नहीं लगता कि इस साल एग्जाम है। बस एक ये पॉजिटिविटी है कि इलेक्शन ईयर है तो शायद हो जाए, शायद ये जल्दी करे। चलिए आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब जो इन्होंने रिप्लाई किया है। अभिनव सिंह ने फिर रिप्लाई किया है, इन्होंने तो करप्शन करके पैसा जमा कर रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आएगा कि एक यंग पर्सन को कितनी जरूरत है जॉब की। ये तो बड़ा दुखती रथ पे हाथ रख दिया आपने अभिनव।
जितने भी यंग हैं उन्हें जॉब की तो जरूरत है ही, लेकिन सरकार का मकसद भी साफ है, जॉब ना देना। देखो तब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उसका एक रूल हमेशा से ही रहता है। पिछली सरकारों में भी आप देख सकते हैं कि जो ये फोकस करते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बने, अपने काम पर निर्भर रहे। ये जो पकौड़े वाला बयान था ये उसी को लेकर था। भले ही हम ये बोले कि पकौड़े बना रहे हैं, पकौड़े बनाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो मानना था वो है कि हम अपना व्यवसाय करें। कारण भी है कि बीजेपी का जो मेन हेड लीडरशिप है वो गुजरात से आती है और गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक विविधता का देश है, हर राज्य की अपनी इकोनॉमी है, अपना कल्चर है। अब हरियाणा में जो खेल खेलते हैं, बहुत सारे एथलीट वहां से निकलते हैं, उन्हें कह दो नहीं भैया तुम ना व्यवसायी बन जाओ, बनिया बन जाओ और व्यापार करना शुरू कर दो, तो ये संभव नहीं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, मतलब ये बेल्ट जो है एमपी और भी ले लीजिएगा, महाराष्ट्र में बोल ही चुका हूं, ये बेल्ट है मेनली, ये आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्म फोर्सेस में ये जाते हैं और इनसे कह दिया जाए नहीं नहीं आप ना कोई व्यवसाय कर लो, आप कपड़े बेच लो, तो ये संभव नहीं है। तो जैसा कल्चर है तो उसी विविधता के हिसाब से ही जॉब को डिफाइन भी करना चाहिए। सबको व्यवसायी आप नहीं बना सकते और ना ही बनना भी नहीं चाहिए। सभी व्यवसायी बन जाएंगे तो उसके अंडर में काम कौन करेगा और उसके ऊपर कौन काम करेगा, और फिर ये सोल्जर कहां से आएंगे, खिलाड़ी कहां से आएंगे। हर फील्ड अपने आप में महत्व रखती है, सभी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से केवल एक बीजेपी की हेड लीडरशिप गुजरात से है तो वो वही चाहेंगे, उसी वो दिमाग वहीं से है तो वहीं उसी उसकी सर्कमस्टांसेस से पूरे कंट्री को वो देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा रीजन है, क्योंकि जॉब एकदम से नंबर ऑफ जॉब सिकुड़ती जा रही है। आप देखो किसी में भी देख लो, आप सिविल सर्विसेज को लेकर देख लीजिएगा, वो नंबर ऑफ पोस्ट ना बहुत कम होती जा रही हैं। पिछले 9 साल में देखने को मिला होगा, फील हमने भी किया है। मैं कोई ये नहीं कि सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट में बोल रहा हूं, मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। भले ही कुछ लोग बिल्कुल अंधभक्त होते हैं, मुझे कुछ भी कहने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट यही है कि नंबर ऑफ जॉब्स, आप चलो आप सपोर्टर भी अगर हो बीजेपी के तो भी आप ये फील करोगे कि नंबर ऑफ जॉब सिकुड़ती जा रही है और सबको सेल्फ एम्प्लॉयड करना है, जिसे वो करे, आप फ्रीडम दीजिए उसे। और जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो वैकेंसी ज्यादा होनी चाहिए। बैंक्स की क्या हालत है, देखिए किसी बैंक अगर आप ब्रांच में जाइएगा तो ज्यादा नंबर ऑफ कर्मचारी है नहीं, वहां कम है, वर्कलोड उन पर ज्यादा है, लाइन लंबी लगी होती है। तो ये सोचना होगा कि जिस तरह से वर्कलोड है पॉपुलेशन का एक पब्लिक सर्वेंट पर, उसी तरह से नंबर ऑफ पोस्ट भी होनी चाहिए, जो कि आप कम करते जा रहे हैं या किसी ना किसी बहाने से टालते जा रहे हैं। तो जैसे 69,000 है, अभी भी देखो गवर्नमेंट, बल्कि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया ठीक से, फिर भी धरना दे रहे हैं लोग अभी भी। तो यही सब चल रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी की नहीं हो रही है पोस्ट, तो ये सभी एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि नए जो आयोग का गठन है उसमें समस्या आ क्या रही है और ये गठन के पीछे का राज क्या है, क्यों बनाना पड़ा। सबको मर्ज करके, जब इंडिविजुअल अलग अलग थे, वो एक सही से एग्जाम करवा के भर्ती नहीं करवा पा रहे थे, अब एक और सबकी भर्ती कैसे करवा पाएगा, ये एक बड़ी बात होगी। चलिए इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर अलका जी लिखती है अभिनव सिंह जी को कि इनके हिसाब से कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को इस, जबकि मैंने इस बार का यूपी पीएससी जीडीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग क्लियर कर दिया है। चलिए ये बता रही हैं, मैं दूसरे उसमें लेता हूं, दूसरे पेज पर इस पोस्ट को। अब अभिनव सिंह लिखते हैं हमने यूपीएससी का रिटर्न क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, बाद में पता चला उस पेपर लीक था जिसकी वजह से रिटर्न में भी हायर, बिल्कुल एक तरह से जो कट ऑफ थी बहुत हायर चली गई। ये यूपीएससी पे सवाल भी उठाता, बहुत सारी वीडियो हमने बनाए करप्शन के ऊपर, पेपर की जांच होनी चाहिए, इतने नंबर कैसे आ गए, लेकिन कोई जांच कोई मानने कोई तैयार नहीं कि वो मान रहे हैं कि इतने नंबर आ जाएंगे। अरे तुम आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, क्वेश्चन पेपर कहीं भी ऐसा नहीं कि बहुत इजी हो, बहुत क्या इजी लेवल भी नहीं था, फिर भी इतने नंबर पूरे सही हो जाना एक बड़ी बात है। ठीक, तो ये सोचना होगा कि अगर इसी तरह से मान लो हम रिटर्न भी चल रहे हैं, पेपर ही आउट हो रहा है पूरे का पूरा, कुछ एविडेंसेस भी मिले थे कि फोन पे बात की लीक भी हुई थी और सबको पता है लीक हुई थी, लेकिन फिर भी कोई जांच
हुई नहीं। तो ये भी है, मैंने कहा ना कि सरकार अपने को सही मानकर बाकी दूसरों को गलत मान रही है। चलिए आगे है। अभिनव सिंह लिखते हैं, सॉरी रवि जी लिखते हैं अभिनव सिंह को, क्या मेहनत वालों का नहीं होता है? तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रशासन के ऊपर है कि क्या मेहनत वालों का नहीं होता है। चलिए मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, इसका उत्तर तो प्रशासन आगे देगा और रवि जी आपको पता खुद पे खुद चल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। यह है संदीप यादव जी, सर विज्ञापन कब तक आ सकता है? संदीप यादव जी, ये सवाल औरों का भी हो सकता है कि इस पोस्ट का, जीडीसी का कब तक आ सकता है विज्ञापन? 745 लगभग पद है, तो विज्ञापन जो आएगा, मैं इलेक्शन ईयर है तो मैं ये कह सकता हूं कि इस साल ही विज्ञापन आना चाहिए। मैं 2023 की ही बात कर रहा हूं, इसी साल अंत तक विज्ञापन जरूर आ जाएगा, जहां तक अभी तक हमारी प्रेडिक्शंस कहती हैं। आगे बढ़ते हैं। अरविंद तिवारी जी लिखते हैं, सर होम साइंस की इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, थैंक यू। बिल्कुल जी, जैसे हमें पता चलेगा नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में वैसे 4 महीने पहले एक डॉक्यूमेंट हमें मिला था जिसमें पोस्ट कितनी है राजकीय में सब की लिस्ट थी, वो लगभग 84-85 पेजेस की लिस्ट थी, उसमें से छांट पाना बड़ा मुश्किल था। तो अब जब विज्ञापन आएगा या उससे पहले कोई डॉक्यूमेंट हमें मिलता है तो हम आपको इन्फॉर्म प्रॉपरली करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिव बदन ये लिखते हैं, सर जी सपोर्ट रिटन एग्जाम, स्क्रीनिंग एग्जाम बंद होना चाहिए। बिल्कुल जी, हम इसके पहले से ही सपोर्ट में हैं। शिव बदन जी पहले से ही सपोर्ट में है कि रिटन एग्जाम हो फिर इंटरव्यू हो और रिटन एग्जाम की वेटेज ज्यादा हो ताकि बच्चा इंटरव्यू पर डिपेंड ना रहे और ट्रांसपेरेंसी आए। लेकिन एग्जाम ऐसे जैसे पिछली बार आरोप लगे कि पेपर आउट था, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, उसके विरोध में भी हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एग्जाम कब तक हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का? ये बड़ा क्वेश्चन है। अभी तो जी अब गठन हो जाए नए आयोग का, उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे कि कब तक हो सकता है एग्जाम लेवल की। टीजीटी, पीजीटी, बेसिक में वैकेंसी कब आएंगे, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। सभी का उत्तर हम तभी दे पाएंगे। आगे हैं, लिखते हैं रेखा सिंह चौहान जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने और देखने के लिए वीडियो। आगे बढ़ते हैं। हम नाम तो नहीं पहचान पा रहे, ये TM7MT लिखा है। सर इनका सिलेबस कैसा रहता है? तो हम बता दें, आपका क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। इनका सिलेबस बिल्कुल यूपीएचईएससी की तरह ही रहता है, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यूपीएचईएससी की जो तैयारी करता है वैसी तैयारी उसमें भी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। अरविंद तिवारी जी लिखते हैं, होम साइंस का बता दीजिएगा। बिल्कुल, मैंने आपका क्वेश्चन पहले ले लिया है कि होम साइंस के इन्फॉर्म हम आपको करेंगे। होम साइंस में अर्चना सिंह जी लिखते हैं, होम साइंस में कितनी सीट हैं? बिल्कुल बता दिया जाएगा अर्चना जी, आपको बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा, समय से इन्फॉर्म किया जाएगा। आगे लिखते हैं जगत नारायण सिंह लिखते हैं, सर अर्थशास्त्र में कितने संभावित पद हो सकते हैं? मैं एक्यूरेट संख्या तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सभी सब्जेक्ट में के सभी विषयों के पद हैं, क्योंकि 700 से ऊपर पद हैं, तो इसका मतलब है सभी सब्जेक्ट उसमें होंगे। किसी के कम या किसी के ज्यादा हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट हुए होंगे उसी हिसाब से पद होंगे। तो अर्थशास्त्र के पद आपको यकीनन मिलेंगे, आप बिल्कुल टेंशन में मत रहिएगा और अपनी तैयारी आगे बढ़ाइएगा। आगे बढ़ते हैं। नीतू यादव जी लिखती हैं, मैक्सिमम एज ओबीसी के लिए क्या होगी? देखिए यूपीएचईएससी का अलग क्राइटेरिया है और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का अलग है। 40 वर्ष होनी चाहिए हमारे हिसाब से नॉर्मल सबके लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल का, वही होना चाहिए। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें भी यूपीएचईएससी के तरह ही एज लिमिट होगी, कुछ से बात होती है जैसे, तो अभी हम ये नहीं कह सकते, जैसे आएगा विज्ञापन उसी में पता चलेगा आपको। पिछले विज्ञापन को जिक्र नहीं करेंगे, बदलाव काफी हो देखने को आपको मिल सकता है। आरजे मिश्रा जी लिखते हैं, सर कब तक आने की संभावना है? इसका उत्तर मिश्रा जी आपको मिल गया होगा पहले ही, इसी साल आने की उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। संदीप यादव जी लिखते हैं, सर इसमें चयन का आधार कैसे होता है? इस पे वीडियो में बना चुका हूं, ये वीडियो देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। चयन का आधार अभी तक जो था वो था कि स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू बेस्ड मेरिट बनाते हैं, जो इंटरव्यू में मार्क्स होते हैं उसी के आधार पर चयन होता है। सीधी भर्ती से बोलते हैं हम। स्क्रीनिंग इसलिए ली जाती है, पहले तो वो भी नहीं, कैंडिडेट्स ज्यादा है, इंटरव्यू बेस पर सबको एक साथ बुला लेना और इंटरव्यू लेना बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसलिए एक दिन टेस्ट रख के स्क्रीनिंग आउट कर दिया जाता है। उसमें से
5 to 7 टाइम्स लगभग बुला लिया जाता है, उसी के इंटरव्यू लिए जाते हैं। हितेश शर्मा जी लिखते हैं गुड न्यूज सर। बिल्कुल परफेक्ट है शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैकेंसीज आई हैं तो गुड न्यूज है। तो कम जरूर होती हैं, लेकिन ये 745 देख के हमारी भी आंखों की चमक बढ़ गई कि ये नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। भले ही सभी डिपार्टमेंट में कम हुई हो, लेकिन इस डिपार्टमेंट में हमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी लगी, और इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज हैं। चलिए, इतने ही सवाल हमें लेने थे। किसी का कोई सवाल फिर भी रह गया हो तो इसमें इस वीडियो में कमेंट में लिख दें, हम जरूर कंसीडर करेंगे। और चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, ये इंफॉर्मेटिव चैनल है और यूपीएससी और जीके के लिए पढ़ाई भी आप इस पे कर सकते हैं। अब ऐसे ही नहीं है चैनल, बल्कि आजकल तो ये देखो कि इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को तो गाली सुनना पसंद है, गाली देने वाले चैनल बड़े हिट हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम तो ज्ञानवर्धक हमारा चैनल है और सूचना आप तक पहुंचाता है समय से, और समय से पहले कोशिश करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा चैनल है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद।